Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, I hope you are doing well. Today we will discuss about states of matter part 1. आज से हम states of matter को start करने जा रहे हैं और आपको पता है कि आपकी बुक के अंदर states of matter के 3 different chapters हैं. Commonly observed states of matter में solid, liquid, gas. इन तीनों स्टेट्स के लिए हमारी इस बुक के अंदर सेपरेटली डिस्कशन की गई है और उसके ऊपर 3 चैप्टर लाए गए हैं. तो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू गैसियस स्टेट. एक्चुअली एग्जैक्टली चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जनरल बैकग्राउंड बिल्डअप करूँगा कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, कि कौन से असल फैक्टर्स हैं, कौन से असल महरकात हैं जो मैटर को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड या तकसीम करते हैं. इसकी असल वजह क्या है कि वाई मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स जो कॉमनली ऑब्जर्व्ड है. यू नो दैट देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा. चूँकि हम जनरली आम तौर पर प्लाज्मा की बात नहीं करते, तो मेरी डिस्कशन में अगर प्लाज्मा बार बार नहीं आ रहा तो इस बात का ये मतलब आपने नहीं लेना कि प्लाज्मा एक स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है. इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर, बट हम जर्नल या कॉमन की बात कर रहे हैं, जो आम ऑब्जर्वेशन की बातें हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो अभी हम ये देखेंगे कि ये जो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स, 3 कॉमन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें डिफरेंस क्या है और क्या असल वजह है कि ये 3 डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करती हैं. देखिए, पहली चीज़ आपने याद रख लेना है कि कोई भी मैटर है, एनी काइंड ऑफ मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट. हमने ओवरऑल बात करनी है कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. आमतौर पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं. अब आपको ये बात पता है कि किसी तरह का मैटर क्यों ना हो, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, उसमें उसके बेसिक पार्टिकल्स होंगे. अब वो पार्टिकल्स एटम की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो आयन की फॉर्म में भी हो सकते हैं. ये बात क्लियर हो गई कि मैंने ये कहा कि मैटर की 3 स्टेट्स आमतौर पर ऑब्जर्व्ड होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब हर सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट, चाहे वो किसी ही सब्सटेंस की क्यों नहीं है, उसमें या एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे या आयंस होंगे. यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एटम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो एक एटम की बात कर रहा हूँ, उसमें एटम्स ही फाइनल एंटिटी के तौर पर मौजूद है. और जब मॉलिक्यूल है तो एक्चुअली एटम ने मिलकर वहाँ पे मॉलिक्यूल बना दिए हैं. और एटॉमिक की बात यहाँ पे याद रखना है कि हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वो एटॉमिक फॉर्म में ही वहाँ पर मौजूद है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में वहाँ पर मौजूद नहीं है. अब चूंकि जब भी आयंस हैं या मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है तो उसमें एक्चुअली स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट तो एटम ये है, उसमें आपने इसको इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना. तो अब हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं. अब आपने याद रखना है कि चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयंस है, किसी भी सब्सटेंस में उसके ऊपर 2 तरह की फोर्सेस काम करेंगी. एक होगी उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी, और जिस मटेरियल में वो मौजूद है, एक होगी उन पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये 2 फोर्सेस हैं, ये 2 मेन फैक्टर हैं जो सॉलिड, लिक्विड या गैस की कन्वर्जन या फॉर्मेशन में एक्चुअल रोल प्ले करते हैं. अब आइए हम देखते हैं कि इन दोनों फैक्टर्स की क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं. देखिए, याद रखिए, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. हमारे पास किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है. नंबर 1, पहली बात हम ये कहते हैं कि अगर वो पार्टिकल जिनसे मैटर बना हुआ है
उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल मिनिमम है। पहली बात, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी हाई, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी हाई है एंड अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, कि उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल ना होने के बराबर है, जबकि काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर क्या होना है? फिर होना ये है कि अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें तो फिर क्या होगा, देखिए, मॉलिक्यूल या पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे। क्यों? कि काइनेटिक एनर्जी का काम यह है कि मॉलिक्यूल को मूव करवाना जिस डायरेक्शन में वो चाहें। अब अगर उनके पास इतनी एनर्जी है कि अट्रैक्टिव फोर्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी कि उनके ऊपर जो खींच के लाने वाली फोर्स है उसको कोई असर नहीं हो रहा, तो वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं। तो अब क्या होगा? मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी डायरेक्शन। वो मॉलिक्यूल रैंडमली हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उनके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, वाइड एम्प्टी स्पेसेस होंगी। तो जब पार्टिकल या मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, फार अवे हो, उनके बीच लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हो और अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल ना हो, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो, तो जो स्टेट ऑफ मैटर बनती है दैट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। अब इसकी वजह से ना तो इस केस में पार्टिकल के एक दूसरे के करीब आने की वजह से करीब नहीं आते, तो करीब ना आने की वजह से कोई उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता और उनकी शेप भी कोई फिक्स नहीं रहती। तो ये एक एक्सट्रीम केस आपने याद रखना है कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई एंड अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी स्मॉल, मिनिमल, तो फिर हम क्या कहेंगे, जो स्टेट ऑफ मैटर बनेगी दैट इज गैसियस स्टेट। ये एक एक्सट्रीम केस है, ये एक वजह है, ठीक है। अब दूसरी वजह पे जाते हैं कि इसी के अपोजिट कर लें कि हम अगर ये कहें कि जो पार्टिकल्स है, इसको मैं 2 कर लेता हूं, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर में जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो जाए, इज वेरी लो, देन अगर काइनेटिक एनर्जी लो है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई या स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। तो फिर क्या होना है? फिर देखिए क्या होगा, फिर यूं होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। क्लोज का मतलब यूं एक दूसरे के बिल्कुल करीब आकर सर्टन स्पेसेस पे फिक्स हो जाएंगे, यूं। अब देखिए क्या होगा, तो जब पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल करीब हों, फिक्स हों और उनकी काइनेटिक एनर्जी ना हो, यानी कि उनको अवे लेके जाने वाली फोर्स ना हो, तो जो स्टेट ऑफ मैटर बनती है दैट विल बी सॉलिड। तो सॉलिड और गैस दो एक्सट्रीम केसेस हैं अट्रैक्टिव फोर्स और काइनेटिक एनर्जी के। तो अब अगर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हो, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ना हो, तो जो स्टेट ऑफ मैटर बनती है दैट इज सॉलिड, और अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो और अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल ना हो तो जो स्टेट ऑफ मैटर बनती है दैट इज गैस। तो तीसरी स्टेट का आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि क्या सिचुएशन है। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं कि
तीसरा पॉइंट, तीसरा केस हमारे पास, ये तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर काइनेटिक एनर्जी और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों यानी कि मॉडरेट हो, नॉर्मल हो, ना काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो, नॉर्मल, और इसी तरह से अट्रैक्टिव फोर्स ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बहुत ज़्यादा वीक, तो फिर क्या होगा, जो स्टेट ऑफ मैटर बननी है दैट इज लिक्विड। हम ये कहते हैं कि इफ काइनेटिक एनर्जी एंड अट्रैक्टिव फोर्स आर मॉडरेट, दोनों काइनेटिक एनर्जी प्लस अट्रैक्टिव फोर्स मॉडरेट हों, उसके केस में क्या होगा, इसको अगर मैं यूं रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, देखिए पार्टिकल एक दूसरे के करीब होंगे लेकिन सॉलिड की तरह बिल्कुल फिक्स नहीं होंगे। अब इसके केस में इनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स भी होगी। इनकी हम कहते हैं कि इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी है लेकिन इसको ये और ये बाकी पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब भी आएंगे और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी होंगे, मूव भी करेंगे, तो दोनों फोर्सेस काम करेंगी लेकिन दोनों फोर्सेस एक्सट्रीम केसेस में नहीं होंगी, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, दोनों मॉडरेट होंगी, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि लिक्विड आमतौर पर फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें मोशन होती है, मूवमेंट होती है, मोबिलिटी होती है। तो ये तीन रीजंस हैं, दो फैक्टर्स हैं जो मैटर को डिफरेंट स्टेट में डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप ये मेन आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। Still after this lecture, if you have any query, any question, you can ask freely. We will see you in another lecture. Till then, thank you very much.